Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are good at home. So you know that we have already discussed half part of this chapter, sorting material into groups, in our previous video session. So now today we will discuss about the rest part of this chapter. So let's start. Properties of materials. मटेरियल्स मतलब जो भी हमारी थिंग्स होती हैं उनकी या मटेरियल होता है जिससे वो चीज़ें बनी होती हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं. So we use metals like copper or aluminium to make utensils for cooking purposes. We never use paper for making such utensils because paper catches fire when placed on the burner of gas stove. Hence we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Let us study some of the properties of materials that would be important for their uses. So आप सभी जानते हैं कि हम जो भी कोई बर्तन बनाते हैं या हम कोई बर्तन खरीद कर लाते हैं मार्केट से कुकिंग पर्पस के लिए, वो किससे मिलके बने होते हैं? कॉपर से, स्टील से, एल्यूमिनियम से. आपने देखा होगा वो कभी भी पेपर से नहीं बने होते हैं या फिर प्लास्टिक से भी नहीं बने होते हैं, बिकॉज पेपर और प्लास्टिक ईजीली आग को पकड़ सकते हैं या आग पर वो इजीली ख़राब हो सकते हैं. सो इसीलिए हम ऐसे मटेरियल से बने हुए बर्तन लाते हैं जो काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं बर्नर पर या आग के साथ. सो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे अपीयरेंस क्या होना चाहिए. सो मटेरियल यूजुअली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड. ऑफ कोर्स wood appears quite different from plastic and plastic looks different from aluminium and aluminium looks different from copper or iron. And on the other hand, aluminium, copper and iron have some common characteristics that are not present in sand, wood and plastic. So आप जो भी मटेरियल देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं अपने चारों तरफ, वो सभी कैसी होती हैं? अपीयरेंस में या देखने में डिफरेंट होती हैं. जैसे रेत होता है, तो रेत लकड़ी से देखने में अलग होता है, रेत अलग होता है छूने में, देखने में. वैसे ही जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो देखने में, छूने में अलग होती है. और जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो प्लास्टिक से डिफरेंट होती है. प्लास्टिक एल्यूमिनियम से डिफरेंट होता है या कह सकते हैं आयरन से या कॉपर से डिफरेंट होता है. और एल्यूमिनियम कॉपर और आयरन से डिफरेंट लगता है देखने में. आपने सभी ने देखे होंगे आपके घरों में एल्यूमिनियम के भगोने होंगे, पॉट्स होंगे और कॉपर के भी बर्तन होंगे या कॉपर के जो वायर्स होते हैं, आयरन की कुछ व्हीकल्स होंगी या कुछ जैसे आप बहुत सी चीज़ें होती हैं, आयरन के डोर होते हैं, विंडो होती है. सो एल्यूमिनियम, कॉपर और जो आयरन है उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं? सैंड में, वुड में और प्लास्टिक में. बट वो किस में कॉमन होते हैं? एल्यूमिनियम में, कॉपर में और आयरन में. Observation: the surface of material like iron rod, aluminum rod and copper wire are shining. Surface of materials like wood piece, plastic and paper are not shining. So जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे लोहे की जो रोड होती है, लोहे की सरियाँ या फिर एल्यूमिनियम की रोड होती है, कॉपर का वायर होता है, वो शाइन देते हैं, वो थोड़े चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं, उनमें एक शाइन होती है. बट जो वुड होता है, लकड़ी या प्लास्टिक होती है, वो शाइन नहीं करते हैं. पेपर भी देखा होगा आपने, वो शाइन नहीं करता है. द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल्स और शाइन दैट appears when they are freshly cut is called luster, means चमक. सो एक ऐसी एक विशेष तरीके की स्पेशल मतलब स्पेशल एक जो तरीके की एक चमक है जो मटेरियल्स में होती है, वो क्या कहलाती है? लस्टर कहलाती है, चमक कहलाती है. Materials like iron, copper and aluminium that have luster, shining surface are called lustrous materials. Materials like paper, wood, plastic and cotton that do not have luster are called non-lustrous materials. So ऐसे मटेरियल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम या लोहा, जिनमें चमक होती है या जिनका जो सतह होती है कैसी होती है? चमकीली होती है. क्या कहलाते हैं? लस्टीरियस मटेरियल्स कहलाते हैं. और ऐसे मटेरियल जिनकी सतह चमकीली नहीं होती है, जिनमें कोई चमक नहीं होती है देखने में,
नॉन लस्ट्रियस मटेरियल्स कहलाते हैं, जैसे पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक, रुई, कॉटन। सो यूजुअली मेटल्स आर लस्ट्रियस। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रियस होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रियस होते हैं। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू देयर लस्ट्रियस नेचर. Some metals often lose their shine and appears dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. So आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड या सिल्वर से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक चमक होती है, वो चमकीली नेचर के होते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उनसे ज्वेलरी बनाई जाती है। और जो कुछ मेटल्स हैं वो अपनी चमक को खो देते हैं कुछ टाइम बाद। आपने देखा होगा जब आपकी ज्वेलरी सिल्वर की कोई ज्वेलरी है वो पुरानी हो जाती है तो उसकी चमक कम हो जाती है। क्यों? जो आप जब उसको पहनते हैं या जब आप कोई भी मेटल यूज़ करते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आता है। सो एयर के एक्शन से और जो मॉइस्चर होता है एयर में या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में आने से उसकी चमक डल होने लगती है। सो आप देखते हैं कभी कभी जो चमक होती है, जैसे कि जब वो फ्रेश मतलब उसको फ्रेशली कट किया जाता है मेटल को, तो उनमें एक चमक दिखाई देती है। सो टेक्सचर मीन्स उनकी बनावट कैसी होती है। When we touch different materials, we find that some are rough and some are smooth. Rough materials have bumps and ridges on their surfaces that can be felt. For example, wood, rocks, bark of tree, etc. are rough to touch, and smooth materials have no bumps on ridges and have a plain surface, so they feel smooth. For example, glass sheet, flower petals, etc. Means कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको जब आप टच करते हैं वो खुरदरे होते हैं, कुछ मटेरियल को टच करने पे आपको स्मूथ लगते हैं, चिकने लगते हैं। सो ऐसे मटेरियल जिनको टच करने पे उनमें आपको बम्प्स, उबड़ खाबड़ या कुछ रिजेस दिखाई दें, कुछ उसमें सतह उनकी खुरदरी दिखाई दे, इसको आप फील कर सकते हैं। सो ऐसे मटेरियल रफ मटेरियल कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, जब आप लकड़ी को छूते हैं वो खुरदरी होती है, स्मूथ नहीं होती, चिकनी नहीं होती है। चट्टाने, जो ट्री होता है उसकी जो बार्क होता है, तना होता है, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी, और आप अपनी सड़कें देखते हैं अपने यहाँ की, तो ये सभी कैसी हैं? रफ़ हैं। और वो मटेरियल जो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, प्लेन सरफेस होता है जिनका, जिनके ऊपर कोई उबड़ खाबड़, कोई रिजेस नहीं होते हैं, सो ऐसे मटेरियल्स स्मूथ मटेरियल्स कहलाते हैं। इनको आप टच करते हैं तो आपको बहुत ही स्मूथ और चिकना लगता है, जैसे आपका पेपर होता है। सो जैसे कि ग्लास शीट है, फ्लावर पेटल्स हैं, पेपर भी हो सकता है जो कि स्मूथ होता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की या मटेरियल्स की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की हार्डनेस, कि वो कठोर होते हैं। सो टेक अ पीस ऑफ स्पंज एंड एन आयरन रोड, ट्राई टू कंप्रेस बोथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू कैन easily compress sponge but an iron rod cannot be compressed easily. सो आप दो चीज़ें लें अपने हाथ में, स्पॉन्ज मतलब कोई गद्दी हो सकती है, या फिर आप कॉटन भी ले सकते हैं, रुई ले सकते हैं, और एक हाथ में आप आयरन रोड ले सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम की रोड ले सकते हैं। सो दोनों को आप प्रेस करिए। जब आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉटन है या स्पॉन्ज है वो इजीली प्रेस हो जाता है, उसको आप इजीली दबा सकते हैं। देखिए ये स्पॉन्ज है, ये और ये, या फॉर्म हो सकता है जिसमें आपके जो आप सोते हैं बेड पर, उसके जो गद्दे होते हैं जो तो वो सब कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, बहुत ही गदगदे होते हैं, उसको आप दबा सकते हैं, मतलब वो हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप तख्त पे सो जाएं या किसी चौकी पे सो जाएं तो चौकी कैसी होती है? बिल्कुल टाइट होती है, हार्ड होती है। सो आयरन रोड कैसी होती है? हार्ड होती है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ईजिली, इनको दबा नहीं सकते हैं आप ईजिली। सो ऐसे मटेरियल जिनको ईजिली कंप्रेस कर सकें वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे वैक्स, मेल्टेड वैक्स, स्पॉन्ज, कॉटन। और ऐसे मटेरियल जिनको इजीली कंप्रेस ना किया जा सके या बिल्कुल भी ना दबाया जा सके, हार्ड मटेरियल्स कहलाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सभी क्या है? हार्ड मटेरियल्स होते हैं। सो इनकी इस हार्डनेस की क्वालिटी की वजह से ही जो मटेरियल्स हार्ड होते हैं उनका यूज़ हम डेली रूटीन में, हमारे जो वर्क होते हैं, हाउस होल्ड वर्क, जैसे उसमें क्या यूज़ होता है? बर्तन यूज़ होते हैं, या फिर कोई मशीन होती है, या बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसमें क्या यूज़ होता है? हार्ड मटेरियल यूज़ होता है सपोर्ट देने के लिए। सो उनका यूज़ हम इजीली हार्ड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। डू यू नो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट
natural substance. So diamonds are used as tool for cutting glasses and grinding rocks. आप सभी जानते हैं जो डायमंड होता है वो नेचर में सबसे कठोर, सबसे हार्ड पाया जाने वाला तत्व है या सब्सटेंस है, पदार्थ है. सो डायमंड्स का यूज़ किया जाता है ग्लासेस मतलब कांच को काटने के लिए और रॉक्स को ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि डायमंड उनसे भी ज़्यादा हार्ड होता है. सो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मतलब अब जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो सॉल्युबल होते हैं मतलब क्या वो घुल जाते हैं, या वो इनसॉल्युबल होते हैं कि नहीं घुलते हैं. सो आप कैसे पता करेंगे कौन सी चीज़ घुलती है कौन सी नहीं घुलती है, चलिए देखते हैं. सो टेक अ ग्लास और अ बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ क्लीन वाटर. Add half a spoonful of sugar in it. Stir the contents with a spoon. Wait for a few minutes and observe. You find that sugar has disappeared. This shows that sugar dissolves in water or sugar is soluble in water. So आपने क्या किया है, एक गिलास पानी लिया है, आप बीकर में या बाउल में किसी में भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी लें और पानी के बाद उसमें शुगर आप डालें और उसको थोड़ी देर तक स्पून से चलाएं. आप शुगर के प्लेस पे आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसको डालें और उसको चलाएं. थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व, आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि थोड़ी देर बाद वो चीनी या वो नमक उसमें से गायब हो जाता है. जब आप खाना बनाते हैं आप देखते होंगे जब चाय बनाते हैं या खाना बनाते हैं कि नमक इजीली घुल जाता है, वो दिखता नहीं है. सो वो कहाँ गायब हो जाता है, वो कहीं गायब नहीं होता है, वो जो आपका लिक्विड होता है वो उसी में घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है. मतलब sugar or salt is soluble in water. देखिए, now taste the water. water को टेस्ट करेंगे. what do you find? the water tastes sweet. इस पानी में आपने चीनी मिलाई है. देखिए आपने स्पूनफुल इसमें शुगर ऐड किया है. आप इसको स्टिर करेंगे, थोड़ा घुमाएंगे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो चीनी नीचे से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई है. अब आप इस पानी को टेस्ट करेंगे, कैसा होगा, मीठा होगा, क्योंकि आपने इसमें चीनी मिलाई है, वो घुल गई है. अगर आप इसमें सॉल्ट मिलाते तो इस पानी का टेस्ट कैसा होता, इस पानी का टेस्ट होता सॉल्टी, नमकीन पानी हो जाता, बिकॉज सॉल्ट भी डिज़ोल्व होता है वाटर में. दिस इज़ बिकॉज शुगर इज स्टिल देयर इन द वाटर बट इट्स पार्टिकल हैव बिकम सो स्मॉल एंड हैव स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाटर दैट वी कैन नॉट सी दैम. ऐसा क्यों हुआ है कि जो शुगर है वो अभी भी पानी में है, इसलिए पानी कैसा लग रहा है आपको, स्वीट लग रहा है, मीठा लग रहा है. लेकिन इसके पार्टिकल्स जो वो है शुगर है उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हो गए हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं, और वो इसमें मिल गए हैं पूरे पानी में, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं. देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं थोड़े मोटे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो इतने छोटे हो गए हैं कि हमें नहीं दिख रहे हैं. सो नाउ टेक अनदर बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर एंड हाफ अ स्पूनफुल ऑफ सैंड इन इट. अब आप क्या करेंगे कि एक बीकर पानी लेंगे, उसमें आप 1 चम्मच या आधी चम्मच क्या डालेंगे, रेत डालेंगे, सैंड डालेंगे, रेत. अब रेत डालने के बाद क्या करेंगे, स्टिर द कंटेंट विद अ स्पून एंड ऑब्जर्व. यू फाइंड दैट द sand settles down at the bottom of the beaker. Thus we can say that sand does not dissolve in water or sand is insoluble in water. Means आप जब उसको चलाएंगे, उसको घुमाएंगे और थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि जो सैंड है वो उसकी तली में बैठ जाता है, नीचे सैंड जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है. सो ये क्यों होता है, क्योंकि जो सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं होता है पानी में. सो सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. ये आपको देखिए ऐसे क्लियरली दिख रहा है, इसकी तली में बैठा है, सो इसमें घुला नहीं है वो. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. जो सॉलिड्स होते हैं वो पानी में कैसे घुलते हैं. सो सॉलिड मटेरियल्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर. सॉलिड मटेरियल्स दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर. मीन्स ऐसे सॉलिड मटेरियल्स, सॉलिड मीन्स जो जब आप उसको टाइट छुएंगे तो वो टाइट लगेगा आपको छूने में, मतलब वो आपसे इजीली कंप्रेस नहीं होता है, और जो उसका वॉल्यूम होता है और जो उसकी शेप होती है वो डेफिनेट होती है, चेंज नहीं होती है. सो सॉलिड मटेरियल्स जो पानी में घुल जाते हैं वो सॉल्युबल कहलाते हैं, पानी में घुलनशील. और ऐसे सॉलिड मटेरियल्स, देखिए जो शुगर थी वो भी सॉलिड थी और जो सॉल्ट है वो भी सॉलिड है, तो इसलिए सॉलिड यूज़ हुआ है. सॉलिड मटेरियल्स ऐसे जो कि डिज़ोल्व नहीं होते हैं पानी में वो इनसॉल्युबल कहलाते हैं, मतलब अघुलनशील. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. सो लिक्विड्स
जो है वो वाटर में कैसे घुलते हैं. लेट अस नाउ ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड्स. अभी आपने सॉलिड्स की देखी थी, अभी आप लिक्विड्स की देखेंगे. बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. टू ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस लिक्विड्स इन वाटर. आप ये अपने घर पे खुद से कर सकते हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज़. आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करके. आई होप यू एन्जॉय ऑल द एक्टिविटीज़ एट होम. सो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए. थिंग्स नीडेड: 5 टेस्ट ट्यूब, अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, वाटर, ग्लिसरीन, केरोसिन ऑयल, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, अल्कोहल एंड अ ड्रॉपर. देखिए आपने क्या करना है, आप 5 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, इसका मतलब आपको 5 ही चीज़ें आप टेस्ट कर रहे हैं. मतलब क्या क्या, जैसे कि एक ग्लिसरीन है, केरोसिन ऑयल है, 2, 3 विनेगर, 4th मस्टर्ड एंड 5th मस्टर्ड ऑयल एंड 5th इज़ अल्कोहल. देखिए आप टेस्ट ट्यूब आपके पास नहीं होंगे बिकॉज ये लैब्स वगैरह में इजीली अवेलेबल होती हैं. सो आप टेस्ट ट्यूब के प्लेस पे आप बॉल ले सकते हैं, छोटी बॉल्स, स्मॉल, मतलब वेरी जो स्मॉल साइज बॉल होती हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं. और टेस्ट ट्यूब स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है, तो आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी कोई इसकी नीड नहीं है. नेक्स्ट है ड्रॉपर. आप ड्रॉपर ले सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक स्पून ले लें, जो बहुत छोटे साइज़ की स्पून होती है, उसमें हाफ स्पून आप चीज़ें ये सब यूज़ कर सकते हैं. सो आपने 5 चीज़ें लेनी है. आपने क्या लेना है, ग्लिसरीन, केरोसिन ऑयल, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल और अल्कोहल. सो वाटर में आपने क्या करना है, जो आपने बाउल्स ली हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब नहीं होगी तो बाउल्स में पहले क्या करेंगे, हाफ बॉल सब आप वाटर ले लेंगे बाउल्स में. अब बाउल्स में पानी लेने के बाद आपने पहली बॉल में हाफ स्पून ग्लिसरीन ऐड करना है, सेकेंड बॉल में हाफ स्पून केरोसिन ऑयल, थर्ड में हाफ स्पून विनेगर, फोर्थ में मस्टर्ड ऑयल हाफ स्पून एंड फिफ्थ में अल्कोहल हाफ स्पून. तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद उसको आप स्टिर करें, मतलब उसको किसी चम्मच से उसको चलाते रहें. थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप थोड़ी देर बाद, आप देखते हैं कि यू ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन, विनेगर एंड अल्कोहल हैव कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर. देखिए क्या क्या घुल गया है पानी के साथ. ग्लिसरीन घुल जाएगा, आप देखते हैं गुलाब जल में भी घुल जाता है, ग्लिसरीन डिजॉल्व हो जाता है. विनेगर मतलब सिरका घुल जाएगा. अल्कोहल मतलब शराब. आप देखते हैं जो लोग अल्कोहल लेते हैं या उसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं तो वो उसमें पानी मिलाते हैं, सो वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है पानी. तो अल्कोहल में इजीली वाटर डिजॉल्व हो जाता है, मतलब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती है अल्कोहल. और जो दूसरे लिक्विड आपने लिए थे जैसे केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं. मतलब वो क्या होंगे, जो वाटर है, आपने जो बाउल में वाटर लिया है वो उसकी जो उसकी अपर लेयर होती है वाटर की, वो उसके ऊपर फ्लॉट होते रहते हैं, तैरने लग जाते हैं. आपको ऊपर ऊपर दिखाई देंगे कि इसके ऊपर कुछ तैर रहा है, कुछ फ्लोट हो रहा है. तो वो जो दोनों ऑयल हैं, केरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, वो दोनों उसके ऊपर तैरने लग जाते हैं. देखिए ये वाटर के ऊपर यहाँ है और ये इधर मस्टर्ड ऑयल, और बाकी जो विनेगर है, अल्कोहल है या ग्लिसरीन है, वो उसमें मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है. सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट सम लिक्विड्स completely mix with water, they are called miscible liquids, and some liquids do not mix with water and form a separate layer, एक अलग लेयर बनाते हैं, so they are immiscible in water. Next is solubility of gases in water. अब gases soluble कैसे हो सकती हैं, so some gases are soluble in water whereas some are not. Usually water contains small quantity of some gases like oxygen in dissolved state. So plants and animals that live in water use the oxygen dissolved in water for their survival. Gases like nitrogen, hydrogen and marsh gas means methane do not dissolve in water, they are insoluble in water. So कुछ gases होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, वो पानी में क्या होती है, डिज़ोल्व स्टेट में होती है. जैसे जो वाटर है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O मीन्स हाइड्रोजन के 2 एटम और O का एक एटम मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. सो जो ऑक्सीजन है वो उसमें किस नेचर में है, डिज़ोल्व नेचर में है या डिज़ोल्व स्टेट में है.
सो जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, वाटर में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो पानी में घुली होती है। सो कुछ गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन, मार्श गैस, ये सब क्या है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होती हैं, पानी में नहीं घुलती हैं। सो डू यू नो कोल्ड ड्रिंक्स आर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, मीन्स C का एक एटम है और O के 2 एटम है, मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो है कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती हैं, पानी में, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती हैं। सो दीज ड्रिंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। Next property is state. Most of the materials are grouped on the basis of their physical state into solid, liquid or gas. The main differences between these three states are given in table 4.2. So state means क्या होता है, अवस्था। अवस्था मतलब वो किस स्टेट में है, वो किस हालत में है। सो कुछ जो मटेरियल्स हैं वो ग्रुप्ड किए गए हैं, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ ग्रुप में उनको अलग अलग सेपरेट किया गया है, किस बेस पर, कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, कि कुछ मटेरियल सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसियस होते हैं। सो किस स्टेट में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्ड किया गया है। जैसे कि कुछ पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स क्या क्या हैं, इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही इनको ग्रुप किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पैरामीटर है शेप, कि कुछ मटेरियल्स की शेप कैसी होती है। सो सॉलिड अगर मटेरियल है तो उसकी शेप होती है डेफिनेट, मतलब एक ही जैसी शेप रहेगी। लिक्विड है तो वो नॉट डेफिनेट हो जाती है, मतलब लिक्विड में शेप क्यों चेंज हो जाती है। सपोज दैट आपने किसी लिक्विड को किसी बाल्टी में किया तो वो थोड़ा फैल जाएगा, अगर आपने किसी टब में कर दिया बड़े तो वो और ज़्यादा फैल जाएगा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अगर आपने उस लिक्विड को किसी ग्लास में कर दिया तो वो थोड़ा कम जगह लेगा, मतलब थोड़ा कम स्पेस लेगा। सो इसीलिए वो उसकी शेप चेंज होती रहती है। सो गैस जो होती है वो भी नॉट डेफिनेट होती है, गैस की कोई शेप नहीं होती है, आपको वो देख भी नहीं सकते हैं आप गैस। सो वॉल्यूम मीन्स आयतन कैसा होता है। सॉलिड जो होता है आपको पता है उसका शेप, जब उसका शेप डेफिनेट है तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। मतलब सपोज दैट कोई बॉक्स है, आपका बॉक्स है, लंच बॉक्स है। अब आपका ऐसा तो नहीं है ना आपका लंच बॉक्स शेप चेंज करता रहता है, उसकी शेप डेफिनेट रहती है। तो जो उसका वॉल्यूम है, मतलब वो जो जगह घेरता है वो कितनी घेरेगा, जगह कितना स्पेस लेगा, फिक्स्ड लेगा। सपोज दैट उसने आपके बैग में आपके बैग का हाफ पार्ट उसने कवर किया हुआ है तो वो डेली हाफ पार्ट ही कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपका लंच बॉक्स इतना बड़ा हो गया कि उसने फुल पार्ट कवर कर लिया बैग का। सो उसका जो वॉल्यूम है सॉलिड का फिक्स रहता है। सो लिक्विड जो होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। देखिए आपने सपोज दैट आपने 1 लीटर आपने दूध लिया है, मिल्क लिया है। अब आप उस मिल्क को चाहे भगोने में कर दें, चाहे आप उसको बाल्टी में कर दें, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स ही रहेगा, वो 1 ही लीटर रहेगा। सो गैस जो होता है उसका वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड होता है। देखिए आपने सपोज दैट आपने गैस को आप गैस देख ही नहीं पाते हैं ना, आप उसको सिर्फ गैस को आप फील कर पाते हैं क्योंकि आपने गैस का शेप ही नहीं देखा है, तो वॉल्यूम भी उसका कैसा होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कैसे दबाया जा सकता है, कितना। सो सॉलिड को दबाना मुश्किल होता है, आप नहीं दबा सकते हैं, सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड को कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, मतलब आप लिक्विड को दबा सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। और गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेस्ड होती है। आपने देखा है आप गुब्बारों में गैस भरते हैं, सो वो हाईली कंप्रेस्ड होती है। सिलेंडर में आपने देखा है CNG जो होते हैं, CNG का मीन्स क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो नेक्स्ट इज पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या है, मतलब पैकिंग उसके अंदर जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं या उसके अंदर उसके जो वो कैसे होते हैं, कितना पास होते हैं, फिर कितना अच्छे से वो पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से कितना कनेक्टेड होते हैं। सो जो सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो बहुत हार्ड होता है, सो इसलिए उसके पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी पैक्ड होते हैं, बट सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत क्लोज नहीं होते हैं, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं पास, लिक्विड के थोड़ी दूर पैक होते हैं। सो पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सपोज दैट ये है सॉलिड के, इस तरीके से ये सॉलिड के हैं बहुत पास,
ऐसे। और जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होंगे, इतनी दूर दूर, थोड़ा क्लोजली पैक नहीं होते हैं बट लेस क्लोजली पैक्ड इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। और जो गैस होता है, गैस के होते हैं काफ़ी दूर दूर, इस तरीके से। सो पार्टिकल्स आर इन गैस, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, मतलब बहुत ही दूर दूर पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब कौन सा मटेरियल फ्लोट करता है, तैरता है, कौन सा डूब जाता है। सो टेक अ कॉइन एंड अ लीफ, पुट दैम इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी भी आप घर पर कर सकते हैं। आप इजीली लीफ की प्लेस पर या कॉइन की प्लेस पर कुछ भी ले सकते हैं। आप कोई ग्रेवल ले सकते हैं, कोई स्टोन ले सकते हैं, या फिर कोई कपड़ा ले सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई फ्लावर ले सकते हैं। सो टेक अ कॉइन एंड अ लीफ, पुट दैम इन अ बीकर half filled with water. What do you observe? You observe that the coin sinks in water while the leaf floats on it. Coin is heavier than water. That's why it sinks in water. Leaf being lighter than water floats on it. Means आपने एक बीकर में या आप एक कटोरी में आप या गिलास में पानी लें थोड़ा। अब आप उस पानी में एक साथ 2 या 3 चीज़ें डालें। जैसे आप पत्ता डाल सकते हैं, कोई पत्ती, या कोई फूल डाल सकते हैं, कोई सिक्का कॉइन डाल सकते हैं, या स्पून डाल सकते हैं, कुछ भी आप कोई भी चीज़ें उसमें डाल के देखें। तो आप क्या देखेंगे कि जो चीज़, कुछ चीज़ें क्या होती हैं उसमें डूब जाएंगी पानी में, और कुछ चीज़ें उसके ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं। मतलब जो चीज़ पानी से भारी है, मतलब जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, या जो चीज़ पानी से भारी है वज़न में, वो डूब जाएगी। देखिए भारी चीज़ जो होती है वो डूब जाती है, और जो चीज़ पानी से हल्की है या जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो उसके ऊपर तैरती रहेगी। सो पत्ता जो है वो पानी से हल्का होता है, सो उसके ऊपर तैरता रहेगा। फ्लावर भी उसके ऊपर तैरता रहेगा। देखिए एक्टिविटी 8 है, इसको आप उसको घर पर आप करके देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप चीज़ों को सीख सकते हैं। आप सारी प्रॉपर्टीज़ को आप खुद से अपने आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं घर पे। आपके घर पे मटेरियल्स होते हैं बहुत से, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है आप सभी को अपने घर पे उसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे चीज़ों पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होता है, आप किस चीज़ के आर पार देख सकते हैं। So hold a glass tumbler in front of your eyes, see through it, you can see all the objects through it. The materials through which we can see the objects clearly are called transparent material, and this property of materials is called transparency. So glass is a transparent material. Some other examples of transparent materials are water, alcohol, air and cellophane paper. Some kind of plastic bottles are also transparent. सो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, आप एक ग्लास टम्बलर लें, कोई भी आप कांच ले सकते हैं, कांच का सामान ले सकते हैं, आप उसके आर पार, मतलब उसको अपनी आंखों के सामने लें, आप क्या देखेंगे कि आप उसके आर पार जो उसके पीछे चीज़ें हैं उसको देख सकते हैं। जैसे आपके घरों में खिड़कियाँ होती हैं, वाइट, सपोज दैट आपके घरों में वाइट ग्लास लगा है खिड़कियों में, सो आप उसको आर पार देख सकते हैं। आपके चश्मे में ग्लास लगा होता है, आप उसके भी आर पार देखते हैं। सो ऐसे मटेरियल जिनके आर पार आप क्लियरली देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। और ये प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता कहलाती है। जैसे कि कांच है, वाटर पानी है, पानी में भी आप देख सकते हैं, कोई सिक्का डाले पानी में आपको वो सिक्का दिखेगा कहाँ पड़ा हुआ है वो। अल्कोहल में, मतलब जो भी अल्कोहल है, शराब होता है या कुछ भी, आप उसमें देख सकते हैं। देखिए आप मिल्क में नहीं देख सकते हैं, आपने दूध में कुछ डाल दिया, अब आपको नहीं पता चलेगा वो दूध में कहाँ पड़ा हुआ है। सो मिल्क इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट मटीरियल। सेलोफेन पेपर है, हवा, हवा में आप रहते हैं, आपके चारों तरफ हवा है, एयर का ब्लैंकेट होता है, आपको सराउंड किए रहता है। तो आप एक दूसरे को या आपके आसपास जो चीज़ें हैं सभी को आप देख पाते हैं। सो एयर इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो कुछ प्लास्टिक बॉटल्स भी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, अगर वो कलरफुल नहीं है तो। Next, hold a cardboard in front of your eyes. Can you see through it? No, you cannot. The materials through which we cannot see the objects are called opaque materials, and this property of materials is called opaqueness. Metals, books and wood are some example of opaque materials. Like figure 4.10, we keep our things in closed iron almirahs.
so that they cannot be seen. Means कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं. मीन्स जैसे आपने कोई कार्डबोर्ड लिया है या फिर आप कोई पेपर ले लें अपना, या कोई बुक ले लें, कोई नोटबुक ले लें, या फिर कपड़े ले लें, आप उनके चारों तरफ नहीं देख सकते हैं. मीन्स ऐसे मटेरियल जिनके चारों तरफ मतलब आर पार जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं वो अपेक मटेरियल कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं. आप अपने घरों में अलमीरा रखते हैं, उनमें अपना सामान रखते हैं. आपने अलमीराज को देखा होगा, आपके यहाँ कबर्ड बने होते होंगे घर में. सो वो कबर्ड कैसे होते हैं, आप उनके आर पार तो नहीं देख सकते ना. अगर उनका डोर क्लोज है, उनका दरवाज़ा बंद है, तो आप उनके आर पार नहीं देख सकते हैं. मीन्स आप अपने सामान को ऐसे अलमीराज में ऐसे मटेरियल्स के अंदर बंद करके रखते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता. सो ऐसे मटेरियल्स ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं. और ये जो क्वालिटी होती है मटेरियल्स की या प्रॉपर्टी होती है, ये ओपेकनेस मीन्स अपारदर्शिता होती है. शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent glass jars and transparent plastic containers so that buyers can easily see these items. So जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने मोस्टली जो उनके ईटेबल्स मतलब जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, या आपके बिस्किट, टॉफ़ी या जो भी आप कह सकते हैं, जेली, कैंडीज़ होती हैं बच्चों की, वो सभी क्या रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखते हैं, चाहे वो ग्लास के हों या प्लास्टिक के हों, ताकि आपको इजीली या फिर वो क्या करते हैं, कुछ अलमीरा जैसी बनाते हैं जिनको कबर्ड कराते हैं ग्लास से. मीन्स आपको इजीली वो चीज़ें दिख जाएं जो आपको चाहिए, जिनको आपकी रिक्वायरमेंट है, सो आप इजीली उसको बता सकें. सो होल्ड अ बटर पेपर इन फ्रंट ऑफ योर आइज. यू कैन सी पार्शियली थ्रू इट द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट partially are called translucent materials, and this property of the materials is called translucency. Butter paper is a translucent material. Grounded glass, frosted glass, tissue paper, dust laden air, fog and mist are other translucent material. सॉरी वो बार बार थोड़ा राइमिंग हो रही है, मटेरियल्स के प्लेस पे मैं एनिमल प्रोनाउंस कर रही हूँ. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. सो आप एक बटर पेपर लेंगे, उसको आप अपने सामने लेंगे, रखेंगे. आप उसमें से देखना चाहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, मतलब क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा आपको उसमें से दिखेगा. सो ऐसे मटेरियल जिनमें से आपको आर पार बहुत हल्का हल्का या धुंधला दिखाई दे. कैसा दिखाई दे, धुंधला. सो वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं. और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसल्यूसेंसी कहलाती है, अल्प पारदर्शिता. इसको बोलते हैं अल्प पारदर्शिता. और ऐसे मटेरियल होते हैं अल्प पारदर्शी, जिनमें से पूरा दिखाई दे पारदर्शी, जिनमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे अल्प पारदर्शी, और जिनमें से बिल्कुल ना दिखाई दे अपारदर्शी. सो ग्राउंडेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर, और जैसे हवा होती है, आप देखते हैं कोहरा हो जाता है, जाड़े जब होता है, विंटर सीजन में कोहरा आता है, फॉग, और आपको क्या है, बहुत दूर का आपको दिखता नहीं है, मतलब आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है. मीन्स वो भी कैसा होता है, एयर. क्लीन अगर एयर है तो वो है ट्रांसपेरेंट, बट अगर उसमें डस्ट है या फॉग है तो वो हो जाता है ट्रांसलूसेंट. सो फॉग एंड मिस्ट आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. So now we are going to end this video session. I hope you would like this video. If you like it, please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.